सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ग्रेजुएशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो वीडियो लेक्चर श्रृंखला है उसको रिज्यूम करते हैं और बात करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेसेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन स्टोल ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया था। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होने से पहले जो इंटरफेज होती है उसकी एस फेज में ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं और फिर दो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं। मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड था, इससे हमारे पास कितने बन गए? दो स्ट्रैंड्स बन गए। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 तरीकों से डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिनके बारे में हम बात करेंगे बिफोर वी टच मेसेल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन का जो सबसे पहला तरीका है जिसके बारे में मेसेल्सन और स्टोल ने बताया था वो तरीका है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, हिंदी में हम इसे कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में इधर आके बताऊं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, जैसे ये हमारे पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए में दो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं। डीएनए सिंगल है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं। ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद में यहाँ एक स्टेप सीधा चल रहा हूँ मैं, यहाँ से नए स्ट्रैंड्स सिंथेसिस स्टार्ट होती है, नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो जो नए स्ट्रैंड्स हैं वो कौन से हो गए? डी मीन्स डॉटर स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स इधर से ये सिंथेसाइज होता है, इधर से ये सिंथेसाइज होता है। होने के बाद में आपके पास दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें टोटल 4 स्ट्रैंड होते हैं। दो डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें टोटल 4 स्ट्रैंड आपके पास हैं। 4 में से ये और ये दो तो क्या है? पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये दो क्या हैं? नए सिंथेसाइज वाले स्ट्रैंड है, नए संश्लेषित हुए हैं, ये डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी हम एक डीएनए को लें, जैसे ये हम डीएनए कॉपी फर्स्ट को लें तो फर्स्ट कॉपी में एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड डॉटर है, एक पुराने वाला है और एक नया बना है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी कैसे है? एक डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड में से एक पुराना है और एक नया बना है, तो आधा पहले से कंजर्व है, आधा डीएनए पहले से कंजर्व है और आधा सिंथेसाइज हुआ है। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। मेसेल्सन और स्टोल ने इकोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके इसी मेथड को प्रूव किया था, जो हम बात करेंगे। दूसरा जो तरीका होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है? ये जैसे पेरेंटल डीएनए है जिसके ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग नहीं होते,
जुड़े रहते हैं और उनके साथ में ही डॉटर स्ट्रैंड्स सिंथेसिस शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद में इधर से नया डॉटर स्ट्रैंड बनता है और इसको कॉपी करते हुए इधर नया डॉटर स्ट्रैंड बनता है। बनने के बाद में पेरेंटल जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग बाहर निकल जाते हैं और दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स एक साथ आ जाते हैं। तो पेरेंटल डीएनए अलग रह गया, डॉटर डीएनए अलग रह गया। तो हम जैसे इसको लें, फर्स्ट वाले डीएनए मॉलिक्यूल को लें तो इसमें दोनों ही स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल हैं। जैसे सेकंड को लें तो सेकंड में दोनों ही स्ट्रैंड क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। दोनों ही क्या, नए बने हुए हैं, दोनों ही संरक्षित हैं और दोनों ही नए बने हुए हैं। तो ऐसी विधि को कहते हैं संरक्षी विधि या कंजर्वेटिव मेथड। तीसरा जो तरीका होता है डीएनए रेप्लिकेशन का उसे हम कहते हैं डिसरप्टिव मेथड। डिसरप्टिव मेथड, डिसरप्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड्स बीच बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, ये और ये दो भागों में टूटने के बाद में उनके बीच में नया डॉटर डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। तो अगर हम जो डॉटर स्ट्रैंड को देखें, हम जो हमारा ये डॉटर स्ट्रैंड बना है, इस डॉटर स्ट्रैंड में कुछ हिस्सा पेरेंटल है, कुछ हिस्सा नया बना है, कुछ पुराना है, कुछ नया बना है, और ऐसे तरीके को हम कहते हैं डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 तरीके हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव। मेसेल्सन स्टोल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी, जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे। मेसेल्सन स्टोल ने क्या किया था, इकोलाई बैक्टीरिया लिए। उन इकोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर जो अमोनियम साल्ट थे, जो अमोनियम साल्ट थे, उन अमोनियम साल्ट के अंदर जो नाइट्रोजन थी, वो नाइट्रोजन कौन सी थी, हैवी नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन थी, हैवी नाइट्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, N15। नाइट्रोजन का एक दूसरा अपर रूप आइसोटोप और होता है जिसे हम लाइट नाइट्रोजन कहते हैं। ये हैवी और लाइट ये इनके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हैवी नाइट्रोजन को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बैंड है वो नीचे की तरफ मिलता है, हैवी बैंड मिलता है हमें, जबकि N14 जो लाइट नाइट्रोजन होती है उससे हमें एक ऊपर की तरफ बैंड मिलता है, उसे हम लाइट नाइट्रोजन कहते हैं। तो ई कोलाई को एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें अमोनियम साल्ट में जो नाइट्रोजन थी वो क्या थी, हैवी नाइट्रोजन ग्रो करवाया। तो इस ई कोलाई के अंदर ये जो ई कोलाई है इसका जो डीएनए है, ये ई कोलाई का डीएनए, इस डीएनए में दोनों ही स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजन थी वो क्या थी, N15। दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन थी। इस डीएनए को प्यूरिफाई करके फिर जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, जब डेंसिटी तो घनत्व के आधार पर इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही बैंड मिला, हैवी बैंड मिला, एक ही, और उस हैवी बैंड को हम बोलते हैं N15 बैंड, N15 बैंड। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ई कोलाई लिए, उन्हें एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जिसमें नाइट्रोजन केवल हैवी नाइट्रोजन थी, N15 नाइट्रोजन थी, ग्रो करवाया। तो कई जनरेशन तक ग्रो करवाने के बाद में इनको प्यूरिफाई किया, और जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया डीएनए का,
तो एक बैंड मिला जो हैवी नाइट्रोजन का था। इसके उपरांत मैं यहां से रब कर रहा हूं ये सेकेंड स्टेप में इन्होंने यही इकोलाई बैक्टीरिया लिए और इन इकोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया ग्रो एट कल्चर मीडियम containing N14 नाइट्रोजन। N14 कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो करवाया फॉर सिंगल जनरेशन, केवल एक ही जनरेशन के लिए। अब जनरेशन का कैसे पता किया? हमें पता है इकोलाई बैक्टीरिया है वो 20 मिनट बाद में अपने आप का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करवा लेता है। तो एक जनरेशन कितनी मिनट की होगी? 20 मिनट्स की। कितनी होगी? 20 मिनट्स की। तो ई कोलाई को 20 मिनट्स के लिए ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें नाइट्रोजन क्या थी? N14 जो नाइट्रोजन थी ग्रो करवाने के बाद में उस ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लिया और उस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। वही सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो टेस्ट ट्यूब में दो बैंड मिले, एक N15 और एक N14। दो बैंड मिले, एक N15 का और एक N14 का बैंड मिला। यहीं पर नहीं रुके मेसेल्सन और स्टॉल। मेसेल्सन स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाकर इसी ई कोलाई को इन्हीं ई कोलाई बैक्टीरिया को एक और जनरेशन के लिए N14 वाले कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया, एक और जनरेशन के लिए। और उनका फिर डीएनए लिया, डीएनए लेकर उनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो टेस्ट ट्यूब में एक हल्का बैंड मिला N15 का और एक गहरा डार्क बैंड मिला N14 का। तो कुल मिलाकर मेसेल्सन और स्टॉल यहाँ कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि जब हम ऐसे डीएनए को काम में ले रहे हैं, ऐसे इकोलाई को काम में ले रहे हैं जिसमें सारी की सारी नाइट्रोजन N15 लेबल्ड थी और हमें केवल एक ही बैंड मिल रहा था N14 का, जब हम केवल एक जनरेशन के लिए इनको N14 वाले में ग्रो करवाते हैं तो बैंड अलग अलग क्यों मिलते हैं? इसी कंफ्यूजन को उन्होंने कुछ इस तरीके से दूर किया। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर जो डीएनए थे N15 लेबल्ड थे। उनका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो केवल एक ही बैंड मिला टेस्ट ट्यूब में N15। इन्हीं बैक्टीरिया को जब N14
एक जनरेशन के लिए N14 वाले मीडियम पे ग्रो करवाया तो क्या हुआ होगा कि एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बने? 2 बैक्टीरिया। एक से कितने बने? 2। ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे, दोनों बैक्टीरिया में एक एक स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा और एक एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों डीएनए में जो दोनों बैक्टीरिया हैं उनमें जो डीएनए होगा वो डीएनए कैसा होगा? हाइब्रिड डीएनए होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड, जिसका एक स्ट्रैंड N14 होगा और एक स्ट्रैंड N15 होगा। एक तो N14 और एक N15। हाइब्रिड डीएनए दोनों इकोलाई में कौन सा डीएनए होगा? हाइब्रिड डीएनए। और इनका फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपको पता है डीएनए दोनों टाइप का है, N15 भी मिलेगा आपको और N14 भी मिलेगा। इन्हीं बैक्टीरिया को, जैसे इसी को ले लें हम, ग्रो एट N14 फॉर 1 मोर जनरेशन, एक और जनरेशन के लिए ग्रो करवाया इन्हीं को, तो इस से 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे। इसके अंदर ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये पेरेंटल एक में आ गया और ये एक में आ गया। ठीक इसी तरीके से ये दोनों भी अलग अलग होंगे, ये आ गया और ये आ गया, और इनके साथ एक एक स्ट्रैंड नए सिंथेसाइज हो जाएंगे, एक एक स्ट्रैंड नए सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4 बैक्टीरिया आपको सेकेंड जनरेशन में कितने बैक्टीरिया मिले? 4 बैक्टीरिया आपको यहाँ मिले। 4 में से जो फर्स्ट और फोर्थ जो है इनमें डीएनए है वो कैसा है? हाइब्रिड है। कैसा डीएनए है? हाइब्रिड डीएनए है। सेकेंड और थर्ड में N14 वाला डीएनए। इनका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपको 2 बैंड मिलेंगे, ये N15 का है, ये N15 N14, ये दोनों N14 N14, ये भी N14 N14, ये इनमें से एक N15 का और एक N14 का। टोटल कितने स्ट्रैंड हो गए? 1 2 3 टोटल 8 स्ट्रैंड्स हैं। इनमें से 2 स्ट्रैंड तो कैसे हैं? N15 के, और बाकी 6 स्ट्रैंड्स कैसे हैं? N14 के। तो N15 का एक हल्का बैंड मिलेगा आपको और एक डार्क बैंड मिलेगा N14 का। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि हर जनरेशन में जो कल्चर मीडियम में हम नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं वही नाइट्रोजन इंसर्ट होता है जब नई कॉपी सिंथेसाइज होती है। जब हमने ई कोलाई को N15 कंटेनिंग मीडियम पे रखा तो सारे के सारे जो स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन थी वो N15 टाइप से इंसर्ट हुई, और उन्हीं बैक्टीरिया को जब हमने N14 कंटेनिंग कल्चर मीडियम पर रखा तो जो नए सिंथेसाइज स्ट्रैंड थे उनमें N14 इंसर्ट हुई, जबकि पुराने पेरेंटल स्ट्रैंड वैसे के वैसे रहे। फिर एक जनरेशन और रखा तो ये जो पेरेंटल थे ये दोनों अलग अलग हुए और जो नए सिंथेसाइज हुए वो N14 वाले हुए। तो इस तरीके से मिशेल्सन स्टोल ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को बताया, प्रूव किया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि किसी ई कोलाई बैक्टीरिया को जो पहले से जो पेरेंट जो बैक्टीरिया है
वो N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहा है, उसको 60 मिनट्स 1 घंटे के लिए आप N14 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो कितना परसेंट DNA N15 होगा और कितना परसेंट DNA N14 होगा, ये आपको इवाल्युएट करना है। कुल मिलाकर इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाना है और पता करना है कि आफ्टर 60 मिनट 1 घंटे बाद जब हम चेक करें सेंट्रीफ्यूगेशन से तो कितना DNA N15 है और कितना DNA N14 है, ये आपको चेक करना है। बाकी हम DNA रेप्लिकेशन की कुछ जो एंजाइमेटिक मशीनरी है उसके बाद में अगली वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।